अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन में खुशामदीद। वेलकम करते हैं नाजरीन। आपको कैसे है ज़ुएब? मैं ठीक हूँ और अच्छी बात यह कि हमारे जो ऑफिस से आती हुई रोड है वो आपने देखा है ना बन गई है। बस दुआ करे बनी रहे। बनी रहे। उसके बाद दोबारा खुद के दोबारा वो लाइन चलेंगी, फिर बनेगी। पाइपलाइन भूल गए, इलेक्ट्रिकल लाइन भूल गए, गैस लाइन भूल गए, ये तो होता रहता है। हाँ। जी तो नाजरीन, आज की अच्छी बात क्या है? अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात ये है, वर्क लाइक यू डोंट नीड द मनी, love like you've never been hurt before, and dance like nobody's watching. यानी के दिल खोल के जिए, दिल खोल के जिंदगी जिए, बिल्कुल ऐसे। ओहो मेरा कड़ा, लेकिन ये इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा जी नाजरीन, आज के शो में आपको बताएंगे सियासत की दुनिया में होने वाली हलचल के बारे में, पाक बांग्लादेश पर भी ताल्लुकात पर भी बात होगी, बिल्कुल तफसीली बात होगी, और समंदर पार पाकिस्तानियों से मुलाकात होगी, क्रिकेट के अहवाल से और उसके हवाले से, साथ साथ शहर कराची में बच्चों की गुमशुदगी की बहुत बड़ी वारदातों पर भी करेंगे खुसूसी गुफ्तगू। तो जनाब देखते रहिए राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन देखते रहिए। सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और जिसके सब मुंतज़िर थे और सब यही दुआ कर रहे थे कि अमन कायम हो जाए, वो आखिरकार अमन कायम हुआ है। धमाकों से लरसता गजा आखिरकार अमन की राह पर आ गया है। हमास और इसराइल में 15 माह बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। हमास ने मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। अमल दरामद इतवार से होगा। पहले मरहले में 42 रोज तक जंग रोकी जाएगी। हमास मरहला वार 33 इसराइली यरगमाली रिहा करेगा, और बदले में इसराइल भी सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। ये सभी की तरफ से इसको खुशाइन कहा गया है, और कतर की तरफ से भी ये कहा गया है, फिर यूएस की तरफ से भी ये बयान आया कि भाई कोशिशें रंग ले आए, लेकिन काफ़ी देर हो गया इस मुआहदे तक पहुंचने में, और इसकी वजह से 465 डेज, I mean 465 डेज तो अभी, वरना तो बहुत सालों से ये चल रही है। बट एट द सेम टाइम हमें न्यूज़ ये भी मिल रही है ज़ुहेब कि सीज़ फायर अनाउंस होने के बावजूद इजराइल अपने बॉम्ब्स फिर भी बिल्कुल 19 तारीख से ये कहा जा रहा है कि मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर पर। और खैर अब देखना यह है कि ये मुआहदा कब तक चलता है और कब तक अमन कायम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। मजीद किसी नुकसान का मुतामिल ये खितार नहीं हो सकता। तो अगली हमारी टॉप स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो जारी है। हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सब ये सवाल पूछते हैं। मुज़ाकराती कमेटीज़ के दरमियान आज तीसरी बैठक सजेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। साल 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। दूसरा मुतालबा बानी पीटीआई समेत दीगर असीरान की रिहाई का है। तहरीक इंसाफ अपना नुक्ता नज़र भी कमेटी के सामने पेश करेगी, और तहरीरी तौर पर तो ये मुतालबात पेश किए जाएंगे। अब सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से बयान आता है। राना सनाउल्लाह ने इस पर कहा कि अब देखना होगा जुडिशल कमीशन का क़याम, उसमें उसकी यानी क्या TORs बनते हैं, उसके कितना वक्त दिया जाता है जुडिशल कमीशन को कि वो अपनी फाइंडिंग्स दे, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन से जजेस होते हैं, तो ये अभी होना बाकी है। और अभी तो ये होना बाकी है, देखना बाकी है कि क्या मुतालबात रखती है तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर आखिरी दौर हो। तो वो लेट्स होप कि ये आखिरी दौर हो और जहां चीजें रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज़ बहुत ज्यादा लिंगर ऑन कर रही हैं। बिल्कुल। अगली हमारी टॉप स्टोरी ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा माह अमरीका जाएंगे। ज़राए ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका में आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेटर से भी मुलाकात मुतवक्के है। तो इंतहाई अहम ये दिन है। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अलफ बरदारी भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी US भी जा रहे हैं, अहम उनकी मुलाकातें भी होने वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो ये देखना होगा। ये हमारी तीसरी, आपके पास बिल्कुल टॉप जी। स्टोरी क्या है? हमारे पास लॉस एंजलिस की तरफ हम चलते हैं। जनाब, लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। एलए की सिचुएशन जैसे कि आप सब देख रहे हैं, दूसरी कई इवेंट्स भी पोस्टपोन हुए हैं। ऑब्वियसली इतनी सिवियर आग लगी है। ऑस्कर्स की तकरीब 2 मार्च को स्केड्यूल थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में अभी तक खबर नहीं आई है कि कौन सी तारीख पे ऑस्कर्स अवार्ड्स होंगे। तो हम देख रहे हैं एलए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और बहुत बड़े स्केल पे बहुत तेज़ हवाओं की वजह से जो है ये फायर रुक नहीं रही है। बिल्कुल, रिहेबिलिटेशन का अमल और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो कैसे बनेगा ये देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा। अब शो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आज हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं क्योंकि बड़ा अहम दिन है पॉलिटिक्स में। मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने जा रहा है, 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। अब इसमें क्या पेशरफ्त होती है, दोनों मुज़ाकराती कमेटीज किस तैयारी से आती है, मुतालबात तहरीरी तौर पर रखे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या नहीं। 26 नवंबर के वाक़यात है, 9 मई का वाक़या है जिस पर कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बने। दूसरी तरफ मुतज़ाद बयानात भी आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो एक फ़ज़ा बन रही है बयानात के ज़रिए वो मुख्तलिफ बन रही है। तो सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुल्लाह साहब। न्याई साहब ये बताइए, हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या नहीं? आप क्या समझते हैं, एक डेडलॉक पे हम पहुंचेंगे या इस वक्त कोई सिचुएशन बेहतर होती हुई नजर आती है? बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। मैं तो खैर हमेशा से यकसू हूँ कि मुज़ाकरात जितने कोई कामयाब होने हैं उतने तो हो जाएंगे और पेशरफ्त भी होगी। दरमियान में ये 26वीं आईनी तरमीम के बारे में भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि वो जिस करवट बैठ रही है उसी करवट बैठेगी और ये तयशुदा है कि उसे किस करवट बैठना है। थोड़ी बहुत होती है कि जी आईनी तरमीम के वक्त भी ये कहा गया कि जी बिलाखिर आईनी अदालत नाम नहीं था, आईनी कोर्ट था, तो नाम में क्या रखा है। इसी तरीके से ये जो मुज़ाकरात हैं ये भी जो कुछ इसके अंदर तय हुआ होगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर्स, क्योंकि इमरान खान साहब की यकसुई और दिलचस्पी जो इन मुज़ाकरात में है वो तो ये एक ही जो है उसका शुरू से ही ये बात जो उसका तयन हुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आज मेरे ख्याल में इस नशिस्त में जुडिशल कमीशन का भी मान लिया जाएगा और कुछ ना कुछ रिलीफ भी शायद मिल जाए। कुछ जो नहीं साहब, दोनों वाक़यात पर मान लिया जाएगा। मेरा ख्याल है दोनों वाक़यात ही मान जाएगा। असल तो जुडिशल कमीशन ही है और उसके बाद उनकी रिहाई है उसी के एवज, तो जुडिशल कमीशन बन जाएगा जब, तो सारों को नहीं तो कुछ को छोड़ दिया जाएगा। और ये भी कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि बानी पीटीआई को जब कल सज़ा हो जाएगी, जिसकी तो यही है कि उनको बड़ी कल कड़ी सज़ा उसका जो है अनाउंस होने वाली है, तो उसके बाद उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा और जो शराइत तय होंगी अगर तो उन शराइत के मुताबिक उनका, अगर मेरा ये वहमा या जो मेरा ख्याल है कि वो बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे और ये पहले से तय होगा, उसके बाद ही ये मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू नहीं ऐसा भी तो बड़ी खबर आप दे रहे हैं और आप जब दे रहे हैं तो इसका मतलब है कोई बड़ी सोर्स है आपके पास कि ये कल तो है, जाहिर है उनको सजा हो जाएगी या नहीं होगी, लेकिन फैसला सुनाया जाएगा तो उसके बाद बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे और राजी भी हो जाएंगे जाने पर। सोर्स को तो मैंने अपने करीबी कभी जिंदगी में भटकने नहीं दिया। जब 70 साल सोर्स को नहीं भटकने दिया तो आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो मैं, लेकिन जो तजिया है वो कोई पाकिस्तान में कोई अनहोनी तो हो नहीं सकती। मतलब ये कहना कि जी इस दफ़ा जुल्फ़िकार भुट्टो साहब या नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर साहब के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात न्याय साहब कर रहे थे और सिग्नल इंटरनेट का मसला जो है ना ये कभी कभार बहुत ही बुरा लगता है, बड़ा मुश्किल होता है। न्याय साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि कल उनके मुताबिक सजा हो जाएगी। वैसे तो अदालती मामला है, सजा होनी है या नहीं होनी, हम कड़ी सजा कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन 17 की तारीख है, 3 दफा डिले हो चुकी है तो कल तो होना ही है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर सजा हो जाती है मुमकिन तौर पर तो ये वो कह रहे हैं कि बनी गाला उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं, तो क्या राजी हो जाएंगे बानी पीटीआई? आपको लगता है?
मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, मेरी भी इसमें डाउट्स है कि वो इस पर राजी हो जाए कि उनको बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए सजा के बाद, और फिर वो डील ही का नतीजा होगा ऑब्वियसली कोई ना कोई, कि कोई डील होती है जो backdoor। मुश्किल नजर आता है बिकॉज वो डील के हक में तो है ही नहीं, वरना इतने अरसे पहले डील हो यानी जाती। हाँ, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये डील का ही नतीजा होगा, कोई ना कोई बैकडोर राब्ता। अच्छा, राब्तों की जब बात हो रही है, रईस साहब जो बात कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा अगर उसी हम मौक़िफ़ को जरा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, तो ये कल जो मुलाकातें हुई, कल आर्मी चीफ के साथ वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे, सियासी क़यादत ने मुलाकातें की। अब उस मुलाकात के बारे में बैरिस्टर गौहर फिर ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात डिनाई कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात कोई आर्मी चीफ के साथ नहीं हुई है, जबकि फैसल करीम कुंडी ये कह रहे हैं कि सब सियासी रहनुमा मौजूद थे और उसमें बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, वो पता नहीं क्यों डिनाई कर रहे हैं। फिर ये खबरें भी आ रही है कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ अहम शख्सियात से और बैरिस्टर गौहर ने कुछ अहम शख्सियात से, हाई प्रोफाइल शख्सियात से मुलाकातें की है। तो बैकडोर तो मामला चल रहा है, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा अंडर द रंग कहते हैं जिसे, बिल्कुल ऐसे ही है कि थोड़ा सामने नजर ऑन द फेस ऑफ इट ये मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत के साथ ही चल रहे हैं। तो अब बहुत ही एक अहम बात उन्होंने ये भी की है न्याय साहब ने कि ये आज रख देगी मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दोनों मामलात पर 9 मई और 26 नवंबर के दोनों मामलात जो है इस पर जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। तो अब वो जुडिशियल कमीशन बनने के बाद सूरत-ए-हाल किस तरह आगे बढ़ती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह का जैसे बयान मैंने कोट भी किया, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें वक्त दरकार है बहुत ज्यादा, यानी ये जुडिशियल कमीशन ऐसा नहीं है दो एक दिन बना अगले दिन, बिल्कुल, और उस जुडिशियल एविडेंस चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, कौन से जजेस होंगे इसमें, TORs क्या होते हैं इसके, उसको टाइम बाउंड किया जाता है या नहीं किया जाता, जी राइट, टाइम बाउंड किया जाता है उनको या नहीं किया जाता, कि कितनी मुद्दत में ये फाइंडिंग्स होंगी, बिकॉज बहुत जरूरी है ज़ुहैब के टाइम बाउंड किया जाए, बिकॉज देन देयर इज नो एंड टू इट, राइट, कि वो रिसर्च भी हो रही है, एविडेंस भी ढूंढा जा रहा है, बट एक अगर जब तक हम डेट मुकर्रर नहीं करेंगे तो वो तो फिर बड़ा लेंदी चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक हमें मुख्तसर सी ब्रेक लेनी पड़ रही है यहाँ पर, न्याई साहब हमारे साथ ही हैं, हम ये बात करेंगे, जरा इसको मजीद प्रोब करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू न्याजी साहब से जारी रखते हैं। जी, बड़ी अहम मोड़ पर गुफ्तगू पहुंच चुकी थी। न्याजी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए, कंटिन्यू कीजिए। आप कह रहे थे कि जी 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 देखिए जी, मैं तो सिर्फ ये बताया कि जी जो आज तक जो वाकयात जिस तरीके से पाकिस्तान में ये को पहली दफा तो एस्टेब्लिशमेंट की और किसी मकबूल सियासतदान की लड़ाई होती रही, अभी चंद साल हुए ये नवाज शरीफ साहब से उनकी जो दीगा मुश्ती है वो एक अंजाम पे पहुंची है। उससे पहले बेशुमार दफा हम देख चुके हैं, लेकिन हर एक के अंदर एक चीज मुश्तरक है कि जो बंदा सेशन टकराए लड़े तो खुशकिस्मती समझे, बदकिस्मती समझे, हालात की जरीबी समझे, उसको जो है एक मिसाल बना दिया जाता है और वो एक जो है उसको कभी भी जो नहीं मिलती। अब इमरान खान साहब के लिए उनके लिए ये जरा तय करना मुश्किल था कि होगा, लेकिन जल्द किया जाए। आखिर फैशन के काम तो सख्त है, निगाह में शिफ्ट कोई ज्यादा सख्त नहीं है, तो अगर वो बनीगाला में शिफ्ट होते हैं, फिर ये बातें मत भूलें कि मुज़ाकरात करना या डील करना या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला फहमी करना, इसमें तो इमरान खान साहब PhD हैं। 2002 के अंदर 2022 के अंदर जब जनाब बाजवा को सितंबर में मिले थे, गालम गलोच के बाद और मीर सादिक के बाद, और पता क्या क्या किस किस नहज पे लड़ाई को किस सख्ती पे ले गए थे, तो क्यों मिलने गए थे, डील करने गए थे, और फिर बाजवा साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दे दी थी। यही बात DGISI ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 अक्टूबर 2022 को बताई थी। तो कौन सा मौका है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए में कोई सुस्ती बरती है या कोई कोताही दिखाई है? वो तो मैं ये मुस्तैद है। हाँ, ये उनकी ज़रूर ख्वाहिश है कि बात करते हुए उनको कम से कम तौहीन या जो तज़हीक आमेज़ किस्म की सूरत हाल से दो चार होना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो मेरा ख्याल है ये उनकी खुशफहमी है। अब इन्होंने जो बनाई है, कमेटी बना दी अपने तौर पे, तो क्या इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कहा जी उन लोगों से मुलाकात शुरू किए जिनके बारे में वो कहते थे कि इनको मैं कभी चिमटे से नहीं उठाऊंगा। ये अब कल जो फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने इतनी जो है इज़्ज़त अफजाई और इतने आला अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आप थोड़ा रिवाइंड करें
और 2 साल 1.5 साल पहले फजल रहमान साहब के बारे में पहुंच जाएं, जी जी, क्या या चकजई साहब के बारे में 8-10 साल पहले पहुंच जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए कोई इशू नहीं है। चाहे आप सियासतदानों के साथ बैठ गए हैं और सियासतदानों के पास उनको पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने ही कहा होगा कि आप इनके साथ बैठे, और उनके पास भी वही मैंडेट होगा कि आपके पास ये लिमिटेशन है, आप इनको ये बातें बताएंगे, ये आपके तो फाइल मानेंगे और शोर मचा देंगे हमने तो सियासी तस्वीर की है। मगर न्याजी साहब जो भी जी जी न्याजी साहब मुज़ाकरात में इतना टाइम, इतना बैक एंड फोर्थ होने की वजूहत क्या है? गुजर गए, 2 अगर साल करना होता उनको तो वो पहले ना कर लेते न्याजी साहब। अब तो बहुत ही वीक विकेट पे आ चुके हैं, और यहाँ मतलब आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त ये पोजीशन है कि बानी पीटीआई इतनी जेलें भुगतने के बाद उनके वर्कर्स के खिलाफ, और अब वो इस तरह के मुज़ाकरात कर लेंगे, बनीगाला शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, पहले मैं यही तो आपको अर्ज किया जी कि पहले क्या नहीं किया। ये बाजवा साहब को 2 मुलाकात करने जो गए थे, तो मैं तो एक बात बार बार कहता हूँ, क्या उनके साथ बच्चों के रिश्ते तय करने गए थे? जाहिर है उनको जो इतनी जो है मिन्नत समाजत के बाद और मनाजात के बाद बाजवा साहब मुलाकात थी। मार्च 2023 में अभी जनासम मुनीसा को बने चंद महीने हुए थे, तो इमरान साहब जो है बड़ी करो फर के साथ और जो है वो फरमा रहे हैं कि मैं जनासम मुनीसा से बात करने जाए, उसे बात नहीं करते। तो वो क्या कर रहे थे? उनका ये ख्याल था जो कि सही था कि मुझे जो कुछ मिलना है एस्टेब्लिशमेंट से मिलना है। जाहिर है उनको जब कोई बंदा जो दरमियान में जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अभी इतना नहीं ऑन बोर्ड होता, लेकिन कई ऐसे बंदे होते हैं जो एक खुदाई खिदमतगार होते हैं, तो इनको कह देते होंगे कि भाई अगर आप कुछ ऑफर करोगे। लेकिन न्याजी साहब मुझे बताएं कि बानी पीटीआई का जो वोट बैंक है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको पसंद करते हैं या पीटीआई को पसंद करते हैं, आप ये समझते हैं कि ये नज़ारा उनके लिए कैसा होगा कि बानी पीटीआई बनीगाला शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनका धड़ाम से नहीं गिर जाएगा सारा नरेटिव और सारी पॉपुलैरिटी जो आप देख रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से? और ये भी हिस्ट्री आपको बेहतर पता है हमसे। तो वो जब अगर फर्ज के बाजवा के साथ गवर्नमेंट बनाते तो उनका क्या है, उनके तो माने चाहने वाले वो उसी को अडॉप्ट कर लेते। 2-4 बंदे होते जो उसे थोड़ा बहुत ची बची करते। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो बाजवा साहब का बदतरीन दौर जो पाकिस्तान में गुजरा है, तो उसमें 5.5 साल जो है वो किसके ज़ेर इस्तेमाल रहे? इमरान खान साहब के ज़ेर इस्तेमाल रहे। और फिर इसको छोड़े, नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा पॉपुलर हैं। नवाज शरीफ साहब ने कोई इलेक्शन हारा था? इमरान खान साहब 2018 के अंदर जिन सीट्स पे खुद इलेक्शन लड़ा था बनफ्त रफीस, जब वो छोड़ी थी और एक पे हल्फ उठाया, लेकिन न्याजी साहब डील करने के बाद नवाज शरीफ का आप देखें, डील करने के बाद मियां साहब का तो देखे ना, मियां साहब का सियासी वो तो देखे सर। साहब की मकबूलियत का कि वो मैं यही कह रहा हूँ, डील करने के बाद मियां साहब का सियासी आपने देखा कितना उनका जो ग्राफ है वो गिर चुका है कि पंजाब तक में वो नहीं है। और इस इलेक्शन में क्या हाल थी? इमरान देखिए अभी तक तो जो है ना जो कुछ हो रहा है उसमें इमरान खान साहब के सियासी कैरियर का जो पनपने की कोई वजह जो है ना सूरत नहीं है। ये बदकिस्मती है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ जुड़ी है। चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, चाहे शेख मुजीबुर रहमान था, चाहे इमरान खान है। और जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ जुड़ी है तो इसके साथ एक बात और भी जुड़ी है कि इस बयानिए के अंदर इक़्तिदार से आप दूर हो जाते हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हो, और कुछ हालात में जान से भी हाथ धोना पड़ता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया में। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सियासतदानों के सामने, जो 70 साल की तारीख जो है उससे सरफ नज़र करके, तो जो सियासत की जो हमारी उखाड़ पे छाड़ है उसे सरफ नज़र करके तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे की प्लानिंग आप पिछली सारी तारीख को सामने रखेंगे। इनमें एस्टेब्लिशमेंट तो वही है, सियासतदान ही बदले हैं ना। जी जी जी। एस्टेब्लिशमेंट तो जो 1951 में से लेके आज तक वही है, 1951 से लेके आज तक। जी न्याजी साहब ये भी बताइए कि खबरें ये भी हैं कि पीटीआई के 2 रहनुमा बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 3 अहम शख्सियत से खुसूसी मुलाकात की है। ये मुलाकात पीर को हुई, क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात
की तो हमने बात की है जी, जी। कि वो करें, बट विद इन द पार्टी भी लग रहा है कि अंदरूनी इख्तलाफ भी बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए जी, ये अफवाह उस अफवाह से बेहतर है ना कि जब सियासतदान जिनके बारे में इमरान खान साहब के बारे में भी यही बात अफवाहें आई हैं, और उससे और भी कई सियासतदानों के बारे में कि कार ट्रंक में या डिक्की में बैठ के मिलते रहे हैं। दूसरी बात यह है जी कि जब मैंने अभी अर्ज किया है कि सितंबर में इमरान खान साहब बाजवा साहब से मिले थे तो 1-2 हफ्ते उसको डिनाई करते रहे थे। बकौल कुछ प्रेस रिपोर्ट्स के कि 3 मुलाकातें हुई थी, लेकिन 2 मुलाकातें तो मैं जब एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी सदर आरिफ अलवी साहब से, तो उन्होंने उसकी मतलब वो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन एक बात सरसी तौर पर उसका भी ज़िमनी तौर पर जिक्र आया था कि वो मुलाकातें हुई थी और सदर आरिफ अलवी ने बड़ी शद्दमत साहब के साथ कराई थी मेहनत से। तो ये मुलाकातें जो थी ये आज की मुलाकात है उससे किस तरह मुख्तलिफ है। फिर दूसरी बात यह है कि ये अली मीन गंडापुरिया गौहर साहब जो हैं, ये इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ वैसे ही बड़े जो है अच्छे मरासिम हैं और एक दूसरे के लिए कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट इनकी आंखों की ठंडक है। तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है इस वक्त बाहर है और जिनके हाथ में तहरीक इंसाफ का इस वक्त, अच्छा बस न्याय साहब अब जरा क्विक फायर कर लेते हैं। वो सारी क़यादत जो है वो सारी क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ। अच्छा न्याय साहब अब थोड़ा सा क्विकली करते हैं। तजिया करना है जी जी, ये हुकूमत चल रही है, ये हुकूमत चल रही है, 5 साल पूरे कर रही है। भाई हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। जब शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले ये बिल्कुल लाइव टीवी पे जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने फरमाया था कि हम एक ही पेज में हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो वो थोड़ा एक वाहमा था, क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि कोई ना कोई थोड़ी फॉल्ट लाइन आती है। ये इमरान खान साहब करते थे। मेरे नज़दीक तो सियासी जमात जो है उसके चलने का एक ही तरीक़ाकार है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट में से शौकत अजीज मॉडल है कि जिसमें आप ओबीडियंट सर्वेंट 100%, और दूसरा मॉडल है निगरान हुकूमतों का, जैसे हमारे बहुत प्यारे छोटे भाई अनवार काकड़ साहब जी जी, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के पूरे रहमो करम पे होते हैं। ये मॉडल रहा तो एस्टेब्लिशमेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का मसला ये होता है कि उनकी अगर कल को उन्होंने देखा कि जी हमने तहरीक इंसाफ को बदले में हुकूमत देनी है या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत करनी है, ये वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं किसी के सामने होंगी, क्योंकि सियासत के अंदर बिल्कुल मुमकिनात को आप नजरअंदाज अगले ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इवन आप एक आखिरी फिक्र है, इवन आप तय भी कर लेना कि मैं घर से कोई बंदा जर्नैल भी तय कर लेना मैं घर से ये करने जा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं मैं हासिल कर लें। बिल्कुल, क्योंकि आपको कई दफा जो बंदे जो इस चीज के गहरी नजर रखते हैं बता देते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाते। तो ये सियासत ऐसी खेल है। न्याय साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अगली नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी और इसकी भी हम बात करें ना कि होना क्या चाहिए, तौर पर उसूल क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन के बजाय इसके कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो एक ब्रेक लेना हमने। क्या बात है। अच्छा जल्दी से एक पॉइंट मारते जाए। हाँ, फैसल वाडा साहब ने भी कहा है कि जनवरी में स्कैंडल आने वाला है। स्कैंडल? अच्छा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो किस जानिब। अच्छा स्कैंडल ना रुका तो हुकूमत जेल जाएगी। हाँ, जरा इंटरेस्टिंग बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जनाब, कहीं मत जाइएगा। वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। जरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स के बारे में ताल्लुकात जो कि बेहतर हो रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की इख्तिदार से अलहदगी के बाद हालिया दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है और सिफारती सतह पर बहुत सी पेशरफ्त हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने भी मुलाकात की है। खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल, बामी दिलचस्पी के दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक को पायदार शराकत दारी को बैरूनी असरात से महफूज रखने पर जोर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर का यह कहना था कि दोनों ममालिक बाहमी ताउन पर मबनी दिफाई इक़दाम के जरिए इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखें। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, इस पर बात करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक बांग्लादेशी सीनियर जर्नलिस्ट रियाज अहमद मौजूद है। इस पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम।
सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कई बरस बाद बांग्लादेश की मुसल्ह अफराज के पर्सनल स्टाफ अफसर SM कमरुल हसन पाकिस्तान का दौरा करना है, कितने मायने रखते हैं ये दौरा और कितनी इम्पोर्टेंस रखती है इस वक्त सिचुएशन में? Walaikum Assalam. First of all, thank you for having me Yes. In your show. Definitely, we, Pakistan and Bangladesh, both the countries, as the members of the SAARC and in the whole South Asian network and as a South Asian neighboring countries, we must have closer relations. That historically there were many ups and downs, but I think Right. this is about time we try to build more relationship at every level. I mean, and that's exactly what has been happening. We are seeing, witnessing right at the moment as I'm speaking to you. Actually, a trade delegation from Pakistan, they just ended their visit, Dhaka visit, and had meetings with Bangladeshi business people. And Right. as you just said, one of our military delegation actually is visiting Pakistan. So there's sort of a communication at every level. I think that will be more enhanced. Particularly, these two countries have more potentials in terms of bilateral trade and businesses. I think that has long been actually that potential not has been actually realized to its true terms. Mostly because I think we should have established by now Right. the ER communication, direct ER communication, and as you already know, over the last 2-3 months, we have some cargo shipping coming in directly Right. from Karachi to Chittagong port. So that sort of a infrastructure development and communication at every level. I mean, in Is going to be fruitful. civil and military, Yeah, every sir. level is Riaz tell us some. definitely a welcome move. Right. Riaz tell us something about the factor of Indian influence in Bangladesh. Before that, Sheikh Hasina Wajid was in power, and Pakistan and Bangladesh, they were in not in good terms. Relationships were like affected by that government. But after this Regime. new government, these relationships are getting better every single day. What was the hindrance before when we talk about Sheikh Hasina Wajid's influence and her government? I appreciate you asking this question, but I don't think that we should be looking backward. Rather, we should look forward. And as I just said, that there were many untapped potential, which definitely we can. Right. We have time now. Whatever has happened in the past. So we know what happened in the past, in recent past, in the Right. in what happened in 70s, what happened in 80s. So Right. it does not help much if you try to remain In the past. those issues. Right? Yes. Riaz Saab, What Pakistan and Bangladesh can do. right. Good leadership in both the countries to fast forward the initiative. Right. Riaz Saab also, like Zohaib said, not going back into the past, but looking into the future. Hasina ji's regime ending, India does not, really appreciate that sort of relationship building up between Bangladesh and Pakistan. What do you think that the Trump government, do you think the Indians are trying to malice or create problems between this cordial relationship, which is becoming better day by day between Pakistan and Bangladesh? Do you think the Trump regime is going to help in or try to facilitate the Indian concept or vision for not good bilateral relationships between Pakistan and Bangladesh? Okay, thank you. This is more of a geopolitical question, and I'm afraid
I'm not qualified enough to respond to that. Actually, my forte or my area of expertise is more on bilateral relationship Right. between country to country. But as far as you just asked me this question, as far as Bangladesh foreign policy is concerned, right at the moment, especially under the leadership of Professor Mohammad Yunus, it is a one-on-one, and we think that our relationship with India is crucial, equally very important as the closest neighbor, and we have one of the world's largest land border. I think this is the 5th largest land border Right. between two countries in the world. So this relationship will go on, and with the equal terms and dignity, on the basis of dignity and mutual respect. On the other hand, our relationship with United States, no matter it was previously Mr. Joe Biden, and up until now, in few days' time, Mr. Trump is taking over power. So I think we dealt with America during his previous presidency. Regime, yes. Mr. Trump was president before also. But there are, and our relationship with Pakistan, as we just discussed, that it will grow from here on in many different dimensions. And that possibilities is there, was there. It all depends on how we actually harness Right. this power of mutual relationship. Yes, sir. in Do you terms think of- it's a tightrope, because when we look towards the geographical location of India, Pakistan, and Bangladesh, it's very difficult Yeah. to avoid Indian influence, because if you want to have a good relationship, you need to keep in loop the Indian influence and Indian officials as well, to go in a better way for these relations. I don't think that will be any hindrance, because Bangladesh is a self-respecting country, and it takes its bilateral decisions with vis-a-vis other countries on the basis of its sovereign decision. I don't think there will be no problem. Yeah. We are very much looking forward to better economic, political, and a better system between Yeah. the two countries, and we look forward to better interactions with Bangladesh. Thank you, रियाज अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम उन्होंने हमें बताया कि वो भी इन मामलात को खुशाइन समझते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, और जरा थोड़ा ट्रिकी भी है ये मामला। तो एक ब्रेक लेना हमने। पॉलिटिकली जी, वो जी, बड़े बिल्कुल ऐसे ही। सेंटर में। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, मजीद गुफ्तगू इसमें आइंदा भी शो पे जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, जरा स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ अब चलते हैं। जी बिल्कुल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए टिकट्स की कीमतें फाइनल हो गई हैं। शायकीन को स्टेडियम में मैच का मजा लेने के लिए कम से कम 1,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे, और सबसे महंगा टिकट जो है 25,000 रुपए का होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। तो माहौल बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। माहौल इसको मजीद बनाते हैं को और आगे बढ़ाते रोहित शर्मा जी कहा जा रहा है। जी देखते हैं। अभिषेक त्रिपाठी और सीनियर भारतीय सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। याया हुसैनी हमारे अपने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, अभिषेक जी अभिषेक से पूछें आप, अभिषेक रोहित से। बताइए जी, रोहित शर्मा फोटो सेशन के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारी रेड कार्पेट्स निकल आई हैं, क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि वो आएंगे? देखिए, अभी तक जो बीसीसीआई के ऑफिशियल से बात हुई है कि इस पर कोई फैसला हुआ नहीं है, और अगर जाना चाहिए तो अगर मेरी निजी राय माने तो मुझे लगता है कि जाने में कोई खराबी नहीं है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, और अगर फोटो शूट होता है उसमें एक कप्तान नहीं रहेगा तो वो फोटो शूट अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि आजकल फोटोशॉप जैसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एडिट करके आप लगा सकते हैं लेकिन फिर भी अगर जाएंगे तो बेहतर है, और अगर नहीं भी जाएंगे तो भी बेहतर है। मुझे लगता है कि मेरी इसमें कोई यही राय है कि अगर बीसीसीआई उनको छूट देती है या
भारत सरकार उनको जाने को कहती है तो मुझे लगता है उन्हें जाने में कोई खराबी नहीं है। याया, आप क्या कहते हैं, फोटोशॉप होगा या फोटोशूट होगी फिर? सही है। देखिए, अगर आप पूछें तो त्रिपाठी साहब बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जाने में कोई मसला नहीं है, जाना चाहिए उनको, फिर दूसरी तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि अभी बीसीसीआई ने डिसाइड नहीं किया, तीसरी तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि फोटो शॉप और फोटो शूट भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना इस चीज को इतना लंबाई में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, कोई इतना ज्यादा बड़ा मसला है नहीं। और अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब सारे कप्तान एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे तो रोहित शर्मा भी आए, और इसमें कोई इतनी हार्म की बात नहीं है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है सारी चीजें फिक्स्ड हैं, और आई होप कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये जो कप्तानों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपको नजर आएंगे। अभिषेक, आप बताएं कि भारत की तैयारी कैसी है? आप देखें, रोहित शर्मा का भी कहा जा रहा है बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, और हो सकता है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान भी उनका हो जाए वनडे क्रिकेट से भी। फिर विराट कोहली के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका करियर भी बस अब एंड ही होने वाला है। फिर आपके बुमराह, वो भी अनफिट है। तो कैसी ओवरऑल तैयारी टीम की आप देख रहे हैं? वो जो शिकस्त उनको हुई है अभी अपने होम ग्राउंड पर भी, और फिर टेस्ट में भी शिकस्त हो गई, तो तैयार है उसके लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम? पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी साथी का जवाब देना चाहूंगा कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो मैं फिर से समझाता हूँ। मेरी निजी राय है कि भारत रोहित को जाना चाहिए। मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। बीसीसीआई ने अभी कहा है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है, और अगर जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं जाते हैं तो भी ठीक। अब आपकी बात पे आते हैं कि भारत की हालत, निश्चित तौर पे भारतीय टीम हार कर आई है, न्यूजीलैंड से हारी, वो पहले घर पे 0-3 से, फिर वहां से, और यहाँ पे बहुत समीक्षा बैठक हुई, आधी से ज्यादा खबरें मैंने ब्रेक करी हैं, काफी फैसले, काफी चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, कुछ चीजों को सुधार किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चेंज की जा रही हैं। अब भारतीय क्रिकेटर्स की पत्नियां पूरे दौरे में नहीं रहेंगी, सिर्फ 45 डे का टूर रहेगा तो 15 दिन पर 14 दिन रहेंगी, और अगर छोटा टूर रहता तो 1 हफ्ते रहेंगी। इस तरीके से कई एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय भी किए गए, नई गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। रोहित शर्मा अभी कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तक वो वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे, और मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान भी वही होंगे इंडिया के। और 19 तारीख को भारतीय टीम का अनाउंसमेंट आएगा। बुमराह को चोट लगी थी सिडनी में, अभी वो रेस्ट ले रहे हैं, ऑफलोडिंग चल रही है उनकी, तो अभी वो आराम कर रहे हैं। और आपने विराट की बात करी तो विराट फॉर्म में नहीं, विराट टेस्ट में वो 6 साल से फॉर्म में नहीं है, और लेकिन उसके बाद भी वो स्टार बने हुए हैं जी। और वनडे में उनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। अभिषेक, ये भी बताइए, गौतम गंभीर पे इन सारी सिचुएशन की वजह से जो इंजरीज हुई हैं, जो मैचेस लॉस हुए हैं, क्या उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है एज अ कोच कि बेहतर परफॉर्मेंस? बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा कि आप राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, जब राहुल द्रविड़ का लास्ट टूर्नामेंट था, आप वर्ल्ड कप जीत के आते हो, उसके बाद गौतम गंभीर कोच बनते हैं, तो उसके बाद आप श्रीलंका से वनडे सीरीज हारते हो कई सालों बाद, 2 दशकों बाद, फिर आप घर पे पहली बार जो है न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप होता है, फिर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप 10 साल से जीत रहे थे या ड्रॉ करा रहे थे, वो आप हारते हो, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर प्रेशर है। वो स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उनका तरीका है वो उसको और थोड़ा बेहतर तरीके से थोड़ा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि टीम इंडिया में स्टार कल्चर हो, लेकिन आप एकदम से अगर कैंसर को खत्म करने लगोगे तो आदमी मर जाएगा। आपको धीमे धीमे दवाएं देनी पड़ेंगी, धीमे धीमे डोज देने पड़ेंगे, धीमे धीमे सुधार करने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है वो तरीका अपनाना पड़ेगा। स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा याया, पाकिस्तान की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, फिर उसके बाद वनडे की हमारी तैयारी भी होगी, एक ट्रायंगुलर भी है। ये जो टेस्ट की अगर बात करें, 3 स्पिनर्स के साथ हम जा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास को फिर हमने थोड़ा रेस्ट दे दिया है। पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं टेस्ट को लेकर भी, और फिर आगे आईसीसी के इवेंट के बारे में बात कीजिए। देखिए, अब्बास को न लेने की एक बुनियादी और सीधी सी वजह है कि जनूबी अफ्रीका में 127, 125 के
पेस के साथ बॉल डाल रहे थे। और यहाँ पर आपको पता है कि डेड पिचेस हैं और इन पिचेस के ऊपर का खेलना बनता ही नहीं था, तो इसलिए उनको टीम में शामिल किया नहीं गया। जहाँ तक आप टीम की तैयारी के हवाले से बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल फार्मूला है, और सिंपल फार्मूला ये है कि स्पिन ट्रैक बनाएं और स्पिन ट्रैक के ऊपर जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम को ट्रैप करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास तीखे बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं। ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है इसने ऑस्ट्रेलिया घर में वोलंगबा ब्रिस्बेन पर लास्ट ईयर शिकस्त 2-4 किया है। तो पाकिस्तान टीम में बदलाव आया है, 7 उन खिलाड़ियों को हमने टीम में नहीं रखा, फास्ट बॉलर हैं जो जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद थे। और पाकिस्तान टीम का जो ओपनिंग स्टैंड है वो इमामुल हक के साथ कप्तान शान मसूद के हाथों में है। 3 स्पिनर के साथ हम इस टेस्ट मैच में जा रहे हैं। और जहां तक रही फास्ट बॉलर की बात, तो एक फास्ट बॉलर के साथ हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान में। राइट। अभिषेक, ये बताइए कि जो लॉसेस हुए हैं गेम्स में, क्या उसके बाद टीम की ज़रा एक लाइनअप जो है उसको चेंज करने का सोच रही है टीम, चाहे वो बैटिंग लाइनअप हो या बॉलिंग लाइनअप हो? और एक बड़ी टीम है, ज़ाहिर है एक कमबैक की अपॉर्चुनिटी भी होती है। जब बड़ी टीम खराब परफॉर्म करती है तो अगर एक ऐसा मौका मिले तो उसके बाद वो एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी उसकी तरफ से आती है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारत में। और कौन सी 4 टीम्स हो सकती हैं आईसीसी इवेंट में, आप समझ रहे हैं जो सेमीफाइनल? देखिए, हमारे यहाँ जब टीम हारती है तो बहुत बदलाव की बात होती है, लेकिन जब टीम चुनने की बात होती है तो हम लोग वही लोग चुन लेते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि ओपनिंग यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा करेंगे या फिर गिल करेंगे। तो जो भी ओपनिंग करेगा और दूसरा ओपनर जो है रिजर्व में रहेगा, 15 में रहेगा। तीसरे नंबर पे विराट कोहली रहेंगे, चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर रहेंगे, 5वें पे ऋषभ पंत, 6ठे पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे अक्षर पटेल, 8वें पे वॉशिंगटन सुंदर। कुलदीप फिट हो जाते हैं तो 9वें पे वो, 10वें पे शमी, और अगर बुमराह फिट हो जाते हैं तो 11वें पे वो रहेंगे, नहीं तो फिर अर्शदीप रहेंगे, और बाकी सिराज रिजर्व में रहेंगे। तो टीम लगभग सेट है। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। वो फिटनेस रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद वो टीम का अनाउंसमेंट 19 तारीख को हो जाएगी, फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगा। शायद जो पहली लिस्ट होती है वो आईसीसी को भेज दी गई है जी, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक नहीं की गई है क्योंकि उसकी लास्ट डेट 2-3 दिन पहले थी। राइट। और जो आप टॉप 4 टीमों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए वहां पर, और पाकिस्तान घरेलू ग्राउंड पे खेल रही है, पाकिस्तान को उसका फायदा मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने हाल में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं। इंडिया इसलिए क्योंकि मैं भारत का हूँ और मुझे लगता है कि भारत को पहुंचना चाहिए कम से कम सेमीफाइनल में जी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान कुछ कमाल कर सकती है। अच्छा, जबरदस्त। याया, अगर आपसे पूछा जाए साइम अयूब की जो हेल्थ कंडीशन है उनकी क्या अपडेट है, आपको लगता है कि वो खेल पाएंगे, क्या कहेंगे? सरवत अभी कबल वक्त होगा साइम के हवाले से, और खुद साइम अयूब ने भी कुछ ऐसी ही मुबहम से गुफ्तगू की है अपनी फिटनेस को लेकर। और अभी कुछ कहना मेरा ख्याल है टू अर्ली होगा साइम के हवाले से कि वो ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। जहाँ तक रही इंडियन जर्नलिस्ट की बात, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आसान हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इतनी हमें भी समझ आती है। दूसरी बात, हमें ये भी पता है कि ये बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि जो स्टार कल्चर है वो खत्म। मैं इंडिया भी गया हूँ और कई दोस्तों से हमारी वहाँ पर गुफ्तगू भी होती है। ये जो क्रिकेट का खेल है ये स्टार की वजह से ही चलता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सारी स्टोरियां ब्रेक की है। तो ये क्रिकेट का खेल हो या टेनिस का खेल हो या दुनिया के जितने भी खेल हो, जब तक आप स्टार नहीं बनेंगे, जब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी मुजाहरा नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों आपके पीछे नहीं आएंगे। आप खुद शोबिज के साथ एसोसिएट हैं, शोबिज में कितने लोग हैं जो काम करते हैं, वो अच्छा काम करेंगे तभी लोग उनके पीछे आएंगे। और बहुत सारे लोग 2-3 डेकेड के साथ मौजूद हैं। हाँ, जहां तक रही परफॉर्मेंस की बात, तो वो क्या फॉर्म टेम्परेरी क्लास परमानेंट है। अब सूरत हाल ये है कि खेल में जब आप 2 टीमें उतरती हैं मैदान में तो एक हारती है एक जीतती है। चैंपियंस ट्रॉफी को ले लीजिए आप 4 2017 को
बर्मिंघम के एडमिस्टन क्रिकेट ग्राउंड में जिस अंदाज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एक बिल्कुल एकतरफा मुकाबले के बाद हराया, उसके बाद बिल्कुल उसका उलट मैच हुआ 18 जून 2017 को लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर। बिल्कुल उलट मैच हुआ कि वन साइडेड मैच इंडिया जीती थी बर्मिंघम में, उतना ही वन साइडेड मैच पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब रही। तो खेल में जब तक आप स्टार नहीं बनेंगे, जब तक आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। और दूसरी बात रही कि स्टार, अभिषेक से पूछ लेते हैं, वो यादें ताज़ा है अभी? अभिषेक, वो यादें ताज़ा है जैसे सरफराज की कप्तानी में भारत को शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने, तो आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से ऐसा ही कुछ हो? देखिए, मासूम लोगों को एक आध जीत मिलते रहने चाहिए। आईसीसी ट्रॉफी में अगर आप एक आध मैच जीत गए तो उससे तो क्रिकेट का भला है ना, कि कमजोर टीमें भी अगर जीतती रहे, कमजोर? अच्छा, टीमें जीतेंगी। हमने कप लिफ्ट किया है, डिफेंडिंग चैंपियन है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के, तभी चैंपियंस ट्रॉफी बंद हो गई थी। अभिषेक, बट आपके कॉन्फिडेंस पे हम आपको पूरे मानते हैं। थोड़ा सा मैं जवाब देना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी दोस्तों कि अगर गुफ्तगू से भारत को समझ सको तो आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत छोटा है। गुफ्तगू से इतने बड़े भारत को समझा नहीं जा सकता। भारत बहुत बड़ा देश है, इसको समझने के लिए भारत में रहना पड़ता है, भारत में जन्म लेना पड़ता है। और जहां तक स्टार कल्चर की बात है, मैंने कब कहा कि स्टार नहीं होने चाहिए? स्टार और स्टार कल्चर में अंतर है। आपको हिंदी भी नहीं समझ में आई थी, आपको इंग्लिश भी नहीं समझ में आई। स्टार होना एक अलग बात है, और स्टार कल्चर टीम में आ जाना ये एक अलग बात है। ये टीम गेम है, ये क्रिकेट है। यहाँ पे आप कितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन आपको टीम बस में चलना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े स्टार हो, जो नियम अक्षर पटेल के हैं वो नियम वो सबके हैं, लेकिन वो स्टार असल में इसलिए हो जाते हैं ना कि वो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं मैं अभिषेक, ये वैसे याया तो जवाब देंगे आपको, लेकिन देखिए गुफ्तगू ही से मसाइल हल होते हैं, ठीक है ना? तो आप गुफ्तगू को माइनस कर देंगे तो फिर हम कैसे समझेंगे भारत को? हम तो यही कहते हैं कि गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर गुफ्तगू से मसाइल होते तो हम भारत और आप पाकिस्तान ना होते। तो इसलिए गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते हैं, मसाइल दूसरे तरीकों से हल होते हैं। लेकिन जो मैं स्टार और स्टार कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ इतना है कि स्टार होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब स्टार कल्चर टीम पे हावी हो जाता है, आपके लिए अलग नियम और बगल वाले के लिए अलग नियम हो जाते हैं, तो वो टीम में डिफरेंस आते हैं। और जब टीम में डिफरेंस आते हैं तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए, याया ने, अभिषेक, याया ने ये भी कहा कि मैं क्योंकि इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, जब स्टार्स होते हैं तो हम घर पे होते हैं, जब हम फील्ड में आते हैं या सेट पे आते हैं तो हम एक टीम होते हैं, और वही नजरिया एक सक्सेसफुल टीम देख सकती है। खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि कुछ प्लेयर जो है टीम में आ रहे थे तो वो अलग प्राइवेट जेट से सफर कर रहे थे, वो अपनी कार से सफर कर रहे थे, वो अलग खाने जाते थे, बहुत सारे राइट, वही चीजें हम अच्छा बिल्कुल याया, पाकिस्तान में भी स्टार कल्चर वो है देखें, और पाकिस्तान भी इससे मुतासिर है परफॉर्मेंस, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, की समझ आ रही है, इंग्लिश भी समझ आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारे दोस्त हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं, और या तो खुद अपनी उनकी गुफ्तगू बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन है, कहना कुछ चाह रहे हैं, कह कुछ रहे हैं। अब अगर वो खेल के साथ एसोसिएट होते, जिस तरह उन्होंने कहा कि बहुत सारी स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है, तो कहते हैं कि छोटी टीमों को जीतना भी चाहिए। 92 वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान की टीम जो है वो 2013-14 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 थी, एक हफ्ते ही रही लेकिन रही। 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और ये कहना कि जी पाकिस्तान छोटी टीम है, तो छोटी टीम होती तो इतनी तरले होती कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए ब्रॉडकास्टर का। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्रिकेट को समझता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान, तो इस चीज को वो जरूर समझेगा कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, पाकिस्तान की हैसियत क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बगैर पाकिस्तान के आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इन्होंने इस अंदाज में गुफ्तगू की, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी। अगर पाकिस्तान इतनी छोटी टीम होती तो इतना मेरा ख्याल है रोना गाना चल नहीं रहा होता, ब्रॉडकास्टर जो है वो तरले मिनते कर नहीं रहा होता। अभी साउथ को हमने, साउथ अफ्रीका को घर में हराया है, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराया है। देखिए,
जोएब देखें, जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में 3-0 हराया, टेस्ट सीरीज 2-0 से हार गया। भारत की टीम जो है वो होम ग्राउंड पर 3-0 से हार गई न्यूजीलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से वो ऑस्ट्रेलिया की घर में टेस्ट सीरीज हार गए, तो उनका कद छोटा नहीं हो गया है। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अहमियत है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो अपनी जगह ही रहेगा। जब ये वही भारत की टीम है जिसने घर में 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में हराया है। ये वही भारत की टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में शिकस्त दी। तो खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और आजकल कौन सी टीम छोटी बड़ी है? पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गया था। जी जी। भारत की टीम जो है वो अच्छा, भी हारती रही है। तो याया, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। याया हमारे वहाँ भी स्टार कल्चर है, जहाँ भारत की टीम में हम देखते हैं कि कुछ फेवरेट्स हैं, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। उसी तरह हमारे भी फेवरेट्स हैं, कुछ उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन जो हमारे यंग वाले आते हैं बच्चे, लड़के आते हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस से अपने आप का नाम और क्रिकेट का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो आप कौन नज़र आते हैं आपको कि आइंदा आने वाले स्टार्स जो क्रिकेट के हैं वो कौन होंगे आपकी नज़र और में? आपके सीनियर्स लेगेसी छोड़ते हैं, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सीनियर्स जगह ही नहीं छोड़ते हैं कि यंग प्लेयर को कुछ मौका मिले। आए जी। तो मेरा ख्याल है ये चीजें चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, स्टार कोई ओवरनाइट नहीं बन जाता। ऐसा नहीं होता कि आप रात को बिस्तर में उठे और सुबह उठे तो स्टार बन गए हैं। फखर जमान ने वो सेंचुरी की थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, हमने उनको फखर पाकिस्तान कहा। आज उसी फखर जमान के बगैर हमने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, उसी फखर जमान के बगैर हम जिम्बाब्वे भी, जनूबी अफ्रीका भी गए। अब सायम अय्यूब नहीं है तो एक बार फिर हम फखर जमान की तरफ देख रहे हैं। फखर जमान के ऊपर आप इतना बैंक क्यों करते हैं? अगर आपको याद हो, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु, न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ 400 रन स्कोर बोर्ड पर टंगा दिया और लग रहा था कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन वो डीएलएस मेथड पर मैच गया और फखर जमान जो थे, जिस अंदाज ऐसा लग रहा था कि अगर मैच पूरा हो जाता तो फखर जमान 400 भी कर देते। तो वो कहते हैं ना कि हमेशा से कि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट में या भारत की क्रिकेट में या दुनिया के क्रिकेट में स्टार आते जाते रहते हैं। कभी कोई बहुत ऊपर जाएगा, कभी किसी का सफर खत्म हो जाएगा। आने के लिए कोई बना ही नहीं है। हर किसी को स्टेज पे आकर अपना टाइम गुजारना है और उसके बाद जाना है। अभिषेक जी अभिषेक, आप फाइनल कमेंट क्या करेंगे? अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो फिर परफॉर्मेंस होगी, उस पर भी तज्जिया होगा, कुछ इस पर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि भारत में ही ये बीमारी लगी हुई है कि स्टार कल्चर या स्टार के पीछे लगने की, उनकी तारीफें करने की। आपने अब मेरे पाकिस्तानी साथी से 3 बार पाकिस्तानी स्टार कल्चर पे सवाल पूछे, वो घुमा के कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई ये होगा, वो होगा, वहां पे ले गए, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं स्पष्ट जवाब यही देता हूँ कि स्टार आते हैं जाते हैं, लेकिन स्टार कल्चर हावी नहीं होना चाहिए। जब स्टार कल्चर हावी होता है तो भारतीय टीम या पाकिस्तानी टीम, उसके परफॉर्मेंस ऑलरेडी गिरेगा। आप लोगों को भी लिखना पड़ता है, देखिए समोसे खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, और वो चीजें हमको हमारे यहाँ भी झेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ समोसे पिज्जे नहीं खाते, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस का कल्चर होना चाहिए। अगर स्टार कल्चर ही इतना इम्पोर्टेंट है तो जैसे मैं हमेशा सवाल उठाता रहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत लोग सवाल उठाते रहते हैं कि विराट कोहली 6 साल से टेस्ट सीरीज में क्यों है? क्योंकि 6 साल में उनका 30 का एवरेज है, लेकिन वो स्टार है इसलिए वो टीम में क्यों होने चाहिए? तो स्टार क्रिकेट बनाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन क्रिकेट सबसे ऊपर। बिल्कुल। अभिषेक त्रिपाठी आपका और याया हुसैनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कल्चर होना चाहिए। ऐसा है, ऐसा ही है। स्पोर्ट्स में जो परफॉर्म करेगा वो स्टार होगा, वो स्टार होगा। बिल्कुल जी। एक ब्रेक हमने लेनी है, छोटी सी ब्रेक का वक्त हमारी हुआ है। स्टार सरवत हमारे साथ है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, वापस आ रहे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। कुछ बहुत ही दर्दनाक किडनैपिंग्स हो रही है कराची में। बिल्कुल। नॉर्थ कराची से 7 जनवरी को लापता होने वाले बच्चे सारिम का सुराग ताहाल नहीं मिल सका है, और एक और 2 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए। गार्डन के इलाके में भी 2 बच्चे लापता हो गए हैं। ये तफसीलात कामरान शेख हमें बताएंगे अपनी रिपोर्ट में, और उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे कि वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे।
खा गई, आसमान निकल गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में एक हफ्ते से लापता नन्हे सारिम का सुराग न लग सका। बैतुल आनम अपार्टमेंट सेक्टर 5 का रिहायशी सारिम भाई के साथ मदरसे गया, वापस न लौटा। एक बच्चे का सुराग मिला नहीं कि मजीद 2 लापता हो गए। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 5 साल आलियान और 6 साल अली रजा घर से बाहर खेलने के लिए निकले, फिर वापस ना लौटे। वालिदैन गम और गुस्से में मुब्तला है। मेरा दोस्त जो है चले गया मस्जिद में नमाज पढ़ने, और बच्चे लोग इधर ही खेलते रहे ये पीपल के नीचे। तो उसके बाद जो बच्चे जो है ना 1 बजे के बाद फिर किसी ने नहीं देखा यहाँ पर, और हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। फिर हमने कंप्लेन किया गार्डन थाने को। गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नॉर्थ कराची जाकर सारिम की फैमिली से मुलाकात की, बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि पुलिस ने बच्चों के लापता होने पर मुकदमात दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। जी, हमारे साथ अब मौजूद मोहसिन साहब हैं, वालिद हैं सारिम के, और उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारिम की वालदा है हमारे साथ, उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है और हम सब बहुत आपको अफसोस करते हैं। ये बताइए कि अब तक सारिम की गुमशुदगी को कितने घंटे गुजर चुके हैं और केस में क्या पेशरफ्त हुई है? सीसीटीवी कैमरा से या किसी और पब्लिक कैमरा से कोई चीज़ नज़र आई है? कितने दिन हो गए हैं सारिम को गए हुए? जी वालेकुम सलाम। जी सारिम को आज 10 रोज़ हो चुके हैं, ठीक है, और सारिम का कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिल सका। कोई कैमरे? अच्छा, पुलिस की जानिब से जो है कार्रवाई, जी पुलिस की जानिब से कार्रवाई हो तो रही है, लेकिन ताहाल अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। सीसीटीवी फुटेज जो है यहाँ पे लाइट गई हुई थी 3-4, जिसकी वजह से जो है ना कोई कवरिंग, कोई जो है ना रिपोर्ट्स नहीं मिल सकी है अभी तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ज़ाहिर है आपके लिए बड़ी इस वक्त आपकी सूरत हाल हम समझ सकते हैं कि आप एक कर्ब में मुब्तला हैं। किसी पर आपको शक है या सारिम बाहर खेलता था? उसका रूटीन क्या था? घर कितने बजे आ जाता था और ये हुआ कैसे वाक़या? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी सारिम तकरीबन 2:30 बजे मदरसे पढ़ने के लिए गए थे और 3:40 पे जो है वो मदरसे से उनकी छुट्टी हुई है। अच्छा, मदरसा और मस्जिद हमारे कंपाउंड के अंदर ही है, ठीक है। सारिम बाहर आउटडोर नहीं जाते थे, मैं या मेरी मिसेस के अलावा किसी और के फर्द के अलावा नहीं जाते थे, ठीक है। लेकिन जो है ना सारिम मदरसे से वापस घर नहीं आए, जिसकी वजह से जो है ना हम लोग अभी तक ही परेशान हैं। 10 रोज़ हो चुके हैं हमें। और आप कह रहे हैं मदरसा अंदर ही है, कंपाउंड वॉल के अंदर, यानी वो जो अपार्टमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स में? जी प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है मेरा, और मैं काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। और बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के अंदर ही वो मदरसा है इनका, और तकरीबन 1.25-1.5 साल से वो मदरसा पढ़ने जाते हैं रोज़। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि कोई फ़ोन कॉल आई आपको किसी की आवान के लिए? कोई किसी ने के लिए बिल्कुल कांटेक्ट करने की कोशिश की है आपको अभी तक? जी कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। पहले फ़ोन आया मेरे पास तकरीबन जब 3 रोज़ हो चुके थे, तो मैंने आपके बच्चे को जो है ना फलाना जगह पे देखा है, आप मुझे 20,000 रुपये सेंड कर दीजिए। तो मैंने कहा सर ये 20,000 रुपये की वो मांग रहा है। SHO साहब साथ थे मेरे, तो उन्होंने बोला सर ज़रा पूछो हुलिया कैसा है, ठीक है। तो जब हमने पूछा उसका हुलिया कैसा है क्या है, तो फिर उसने कॉल कट कर दी। तो ये फौरी जो है क्विकली जो है ना हमारे साथ CPLC भी ताउन कर रही थी, साथ ही थी हमारे। हमने क्विकली जो है ना फौरन जो है नंबर जो है ना आगे ट्रेसिंग पे दे दिया। तो वो 10 मिनट में 5 मिनट में जो है ना वो ट्रेसिंग पे आ भी गया। नंबर जो है ना मुल्तान का था। और फिर जो है इसका रिटर्न फ़ोन जब आया वापस, तो वो मुझसे माफ़िया मांग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा सर हम वैसी मुश्किल के अंदर हैं, मेरा बच्चा लापता हुआ हुआ है, आपको मजाक की सोच रही है। इसके बाद फिर जो एक और रॉन्ग नंबर से फ़ोन आए, ठीक है, वो भी हमने ट्रेसिंग पे दे दी। और फिर मेरी अहलिया के नंबर पे जैसे सऊदी अरब से कोई मैसेजेस कर रहा है कि वो 5 लाख रुपए आप जो है तावान के दे दें, और जो है ना हम आपको बच्चे की लोकेशन और जो है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो CCPL जो एंटी वायलेंट CPLC,
उनका क्या कहना है कि ये कॉल्स सही हैं, वो किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं? जी, कल हम जो है एक इदारे पे गए थे, एबीसीसी, ठीक जी। है ना? उन्होंने ऑलरेडी इस नंबर के हवाले से जो है ना सारा बायोडाटा पहले ही निकाल दिया था। ये डिपोर्ट हुआ है सऊदी अरब से, ठीक है? लेकिन नाम और उसका पता नहीं मालूम चल सका, ठीक है? तो उन्होंने बोला हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द। मुझे साहब ये बताइए कि आप कह रहे लाइट गई हुई थी पूरे इलाके की, तो जब आप उस एरिया से निकला, कोई लेकर निकला अगर आपके बेटे को, तो उसके आगे की भी कोई सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं मिल रही, कहीं जा रहा हो बच्चा या थोड़ा सा ट्रेस मिल जाए? जी, बेसिकली यहाँ पे लाइट जाती नहीं थी इस अपार्टमेंट के अंदर और इसके आगे पीछे इलाकों के अंदर यहाँ पे लाइट जाती नहीं थी। तकरीबन 20-25 रोज से यहाँ पे लाइट लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है। जब हमने हमारे अपार्टमेंट के अंदर भी कैमरेस लगे हुए हैं, लेकिन जो लाइट ना होने की वजह से जो है वो यहाँ बैकअप नहीं था देखने वाला। और फिर जो आगे पीछे एतराफ़ में भी जो फ्लैट्स हैं उनकी भी यहाँ भी चेक किया जाके एसएचओ साहब ने खुद, लेकिन उसमें भी उनके पास कोई बैकअप नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ लाइट जाती नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना हमने कोई बैकअप का एक वो रखा हुआ नहीं था, सिस्टम नहीं बनाया हुआ था। काफ़ी आला अफसरान आपके पास आए विजिट करने, गवर्नर सिंध आए, उन्होंने मुलाकात की आपसे, क्या कहा उन्होंने? कोई तसल्लीदार बात की कोई आपसे? यकीन दहानी कराई आप? जी, गवर्नर साहब आए थे, ठीक है, कामरान तसूरी साहब, उन्होंने बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि आप इस केस को जो है ना मैं खुद हैंडल करूंगा और मैं इंशाल्लाह आपके बेटे सारिम को, वो आपका नहीं वो मेरा भी बेटा है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मैं बहुत जल्द उस बंदे को पकड़ूंगा जिसने ये कार्रवाई की है। मुझे साहब कोई ट्रेस अभी तक नहीं मिला, किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं मिला? नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा सुराग, कोई क्लू नहीं मिला कि बच्चा गया तो किस जानिब से गया है। मस्जिद के एतराफ के गेट से गया है, मेन गेट से गया है, खुद गया है, अकेला गया है, किसी के साथ गया है, अपने से साथ गया है, गैर के साथ गया है, कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका अभी तक। अच्छा, शैला साहिबा, आपसे अगर हम कुछ सवाल कर सकें, नॉर्मली यही होता है कि हमने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि जब भी किडनैपिंग होती है तो वो अंदर ही कोई घर में, मोहल्ले में कोई ना कोई जो जानता है बच्चे की रूटीन, उसका कितने बजे आना है, जाना है, वो सब पता लगता है आपको? कोई आपके जानने वालों में से ही कोई इसका कोई क्लू दे सकता है आपको? जी शैला साहिबा। मेरे कोई जानने वाला, कोई ऐसे दूर का कोई जी नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई जानने वाला है हमारा। हमारी किसी से कोई ख़ास दुश्मनी भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा जानने वाला है, उसका हाथ है इसमें। सही। आपके लिए बहुत गर्व की बात है। उसे हमारे साथ बाहर- ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और हम उनसे भी ज़रा जानते हैं। अनिल हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, एसएसपी एवीसीसी हैं। अनिल साहब, आप ये केस डील कर रहे हैं, अभी तक बच्चे के वालिद कह रहे हैं कि कोई सुराग नहीं मिला है, सीसीटीवी कैमरे भी लाइट की वजह से नहीं थे। कोई इन्वेस्टिगेशन आपकी कहाँ तक पहुंची है इस केस में? आपकी आवाज़ कट गई थी, थोड़ा केस का रेफरेंस बताएंगे? हमारे पास 3-4 केसेस, आप कौन से बात? ये सारिम की जो गुमशुदगी है उसके केस के बारे में सर आपसे पूछे। उनका जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो हैंडल कर रही थी। ये अभी रिसेंटली काला में ट्रांसफ़र हुआ है केस, तो इनके साथ हमने बात भी की है और इसकी जितने भी इनकी पुरानी जो शवाहिद हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। इसमें हमने शामिल तफ्तीश किया है इनका, जहाँ पर बच्चा इनका जहाँ पढ़ने जाता था उनको, और इसके अलावा इनकी 2 फ़ोन कॉल मौसूल हुई हैं इनको, जो रैंसम की कॉल थी। जी, उन्होंने बताया। एक जो है वो सऊदीया का जो नंबर है वो ऑलरेडी हमने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। वो सोशल मीडिया के ऐप से और ग्रुप्स में से गुमशुदा बच्चों के वालिदैन को फ़ोन करके झांसा दे के पैसे लेने के लिए वो कॉल करते हैं। वो तो एक हमने वो क्लियर किया है। दूसरा है, उनको एक मुल्तान के नंबर से रैंसम कॉल आई थी, वो भी उनका भी हमने बयान लिया, उनको भी शामिल तफ्तीश किया हुआ है। तो अभी तक ऐसा इनकी रैंसम कॉल रिसीव नहीं हुई है जो डिटरमाइन करे कि हमसे कोई रैंसम मांग रहा है। बाकी गुमशुदगी बिल्कुल है। और अनिल साहब ये बताइए, ये कह रहे हैं गेटेड कम्युनिटी में ही रहते हैं, बाउंड्री वॉल है, तो वहाँ पर गार्ड्स वगैरह भी होंगे, गार्ड रूम में आपकी तफ्तीश? सारों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इसमें जितने भी लोग हैं, इसको ये हम बच्चों के जो जितने भी नेचर के केसेस होते हैं उनको सीरियस लेते हैं। उसमें हम अपनी कोशिश करेंगे कि कोई भी जिसके ऊपर हमें आयोटा
भी है सस्पिशन, तो हम उसको लाजमी शामिल तफ्तीश करेंगे। अनिल तो हमें जी अनिल साहब, इस वक्त 2-4 रोज में हम देख रहे हैं कि बच्चों की गुमशुदगी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और भी 2-3 गार्डन के इलाके में दो बच्चों को किडनैप किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये केसेस बच्चों से रिलेटेड क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, एक तो जो इसमें एक जो वीडियो जो वायरल हुई है, जो बच्चों की वायरल हुई है, वो तो काम करने वाले बच्चे हैं, वो करते थे, वो प्रोफेशनल जो है वो अपनी सर्विसेज देते थे, तो उन्होंने हनी ट्रैपिंग के जरिए कुछ उनके जो है वो उनकी लोकेशन वगैरह उधर इंटीरियर में आई है, तो उसके ऊपर तो वो तो एक हनी ट्रैपिंग का केस है, वो जो 3 जो है वो जिनकी वीडियो वायरल हुई है। बाकी ये जो हमने एक लास्ट इसी वीक में एक बच्ची बाजियाब करवाई थी, अब उसमें इशू ये था कि उसमें वालिदैन की सुपरविजन का भी एक इशू आता है कि वालिदैन उनको सुपरवाइज करें बच्चों को। अब समटाइम ये होता है कि ऐसे बंदे पे भरोसा कर लेते हैं जो बंदा भरोसे के काबिल नहीं होता, और वो उसमें मुलविस होता है। लास्ट हमने जो बच्ची रिकवर की थी उसमें एक इनके भरोसे वाली खातून जो इनके साथ पहले रहती थी, एक हम बाइक पे भी दिखा रहे हैं वीडियो, वो कराची की गार्डन के इलाके की बताया जा रहा है कि 2 बच्चों को आगे बिठा के खातून भी इसमें इन्वॉल्व है, वो लेके जा रहे हैं। खातून इसमें पहले जितने भी केसेस में खातून इन्वॉल्व थी, हमने उनको बिल्कुल हिरासत में भी लिया और मुतल्लिका थानों को भी दिया। ये जो केसेस आप बता रहे हैं उसमें यही होता है, अमूमन के खवातीन को इस्तेमाल करके बच्चों को लेके जाते हैं, लेकिन उसमें ये खवातीन अरेस्ट भी हुई हैं, बच्चे भी बाजियाब हुए हैं, और ये जो इनका अभी तक जो केसेस हमारे हैं इसके ऊपर हमारी तफ्तीश चल रही है। तो अच्छा अनिल साहब, इससे आपको कुछ पता चला है कि कोई किडनैपिंग का रिंग है जो बच्चों को किडनैप करके मुल्क के अंदर ही शिफ्ट करते हैं? रिंग का तो एक रिंग का तो अभी हम नहीं कह सकते, ना इस तरह के शवाहिद मिले हैं, ना इस तरह की कोई सामने आई चीज़। जितने भी बहुत सारी जो किडनैपिंग हुई हैं वो इनके अपने करीबी जो है वो लोग जो होते हैं जिन पे ये भरोसा करते हैं, उनमें से 70% तो वो केसेस हैं। 30% केसेस में कोई इनको किडनैपिंग फॉर रैंसम में कोई इनका आउटसाइडर होता है, वो भी देखें उनको टिप तो कोई देता है, उनको उनकी राइकी करते हैं, उनको ले जाते हैं। रैंडम किडनैपिंग बहुत कम है, होती है, लेकिन उसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 5 to 10% है, वो रैंडम किडनैपिंग। तो सारिम के मामले में आप क्या कह सकते हैं अनिल साहब? उनके वालिद भी हमारे साथ हैं कि कितने पुरुम्मीद हैं आपके बच्चे को बाजियाब करा लिया जाएगा, और ज़ाहिर डेडलाइन देना तो कोई इसमें भी वक्त नहीं। हाँ, उसमें देखें, उसमें हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। कल हमारे पास केस आया, पहले इस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी काम किया, उन्होंने भी थोड़ी अपनी एफर्ट्स की हैं, तो इसमें हमने जो शामिल तफ्तीश की हुए हैं, इंशाल्लाह हम उसमें थोड़ा पूरी उम्मीद है कि शायद उनसे हमें जो है कोई लीड मिलेगी तो अपडेट करें। अनिल साहब, आपने और ऑर्गेनाइजेशंस को, CPLC हो गई, और वो बाइक पे जो करते हैं, रोशनी फलाही इदारे हैं, रफाही इदारे ऐसे जो काम करते हैं, उनके साथ बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन में CPLC एंड वी आर मतलब लाइक वर्किंग ऑन दीस केसेस लॉन्ग। तो वो हम साइड बाय साइड हम उनके काम करते हैं, वो हमारे साथ लूप में रहते हैं, हम उनके साथ लूप में रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, और इस पर भी हम इन कोऑर्डिनेशन में। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि हम सिनर्जाइज करेंगे अपनी एफर्ट्स जी। अच्छा मोहसिन साहब, आप ये बताएं कि आपका जो बेटा है सारिम, वो उसको नंबर आपके याद हैं, मोबाइल नंबर्स या घर का एड्रेस उसको याद है, बता सकता है लोगों को अगर किसी को मिले तो? जी, उनको ना मोबाइल नंबर याद नहीं है मेरा, और मतलब फ्लैट्स का नाम, स्कूल का नाम, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा फ्लैट है, अपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ें याद हैं, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। उससे मोबाइल नंबर याद नहीं है उनका, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई हमें। अच्छा, आपके इलाके में ऐसे कोई पहला वाकया हुआ है जहां बच्चों की किडनैपिंग हुई है? नहीं, यहाँ पे मैं तकरीबन 98 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 3 साल का या 4 साल का गैप आया था, मैं कहीं और शिफ्ट हो गया था, लेकिन फिर मैं वापस यहाँ पे मूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे बचपन से लेके अब तक जवान हो गया, बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन तब तक अभी तक कोई ऐसा केस यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं हुआ बच्चों के हवाले से। और ये बताएं, वो जैसे हमने अनिल साहब से पूछा, ये जो आपका कंपाउंड वॉल में है ये, तो गेट भी ज़ाहिर होगा, वहाँ गार्ड रूम होते हैं, गार्ड चेक करते हैं लोगों को कि अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो यहाँ रहता नहीं है, तो उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बताया आपको कि आपका बच्चा जाते हुए उन्होंने देखा या आते हुए? नहीं, उन्होंने जब ये बच्चे की छुट्टी हुई 3:40 के अंदर, तो वो कहीं वॉशरूम गए थे, जो यहाँ के इंचार्ज थे जो गेट पे खड़े हुए थे, उन्होंने बोला मैं सिर्फ वॉशरूम गया था, लेकिन उस वॉशरूम जाने में भी मैं यहाँ किसी को बिठा के गया था कि यहाँ से कोई इर्द गिर्द कोई ऐसा मशहूर बंदा ना अंदर आ सके ना जा सके।
लेकिन उन्होंने यही बोला कि बच्चा यहाँ से गेट से बाहर गया नहीं है। अच्छा, गेट के अंदर ही है। अच्छा, अनिल साहब, ये भी हो सकता है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, विद इन द बिल्डिंग आपने सारे अपार्टमेंट्स को चेक किया है? हेलो जी अनिल साहब, हमारा सवाल आपसे ये है कि विद इन द कॉम्पाउंड बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, इस बिल्डिंग में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, आपने विद इन द बिल्डिंग हर अपार्टमेंट को चेक किया है? जी जी बिल्कुल, हमने उनके एड्रेसेस भी लिए हैं। अब काउंटर वेरिफिकेशन हम शुरू करेंगे इसकी आज से इंशाल्लाह। सही है जी, बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। एसएसपी AVCC हमारे साथ है और मोहसिन और शैला साहिबा, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अज जल्द आपका बच्चा आपके पास जाए, बिल्कुल सही सलामत आपका बेटा आपसे मिले, और आप कोई जो तकलीफ इस वक्त से गुजर रहे हैं आप, ये आपकी तकलीफ खत्म हो। बिल्कुल ज़ुहैब, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उनका हाउस एड्रेस, उनके वालिदैन का नंबर, लर्निंग थ्रू प्ले, मैं बार बार ये कहती हूँ, प्ले के ज़रिए, कुछ खेल के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए, टेलीफोन नंबर्स याद रखना, माँ बाप का पूरा नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब, आज के शो का वक्त हुआ ख़त्म। कल एक बार फिर मैं और ज़ुहैब होपफुली बेहतर खबरों और व्यूज के साथ आपके साथ कल आपसे मुलाकात होगी। राइजिंग शाइन देखते रहिए, फीडबैक अपना देते रहिए। ज़ुहैब और सरवत को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।